नमस्कार। आज है 12 जनवरी, दिन गुरुवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की हेडलाइंस। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 5.88% से घटकर 5.72% पर आई। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। दिसंबर में मिली राहत, क्या आगे भी रहेगी जारी? अमेरिका में भी महंगाई के मोर्चे पर मिली राहत। दिसंबर में सीपीआई घटकर 6.5% पर पहुंची। बासमती चावल के नाम पर ग्राहकों से ठगी पर लगेगी लगाम। फसाई ने चावल के स्टैंडर्ड और क्वालिटी पर जारी किया नोटिफिकेशन। बासमती में कृत्रिम खुशबू, कलरिंग और पॉलिशिंग पर लगाया बैन। रात भर जगने वाले लोगों के लिए हेल्थ अलर्ट। खराब नींद से बढ़ जाता है डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल का खतरा। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण, कैसे खराब नींद आपकी हेल्थ पर डालती है बुरा असर। लगातार तीसरे दिन लुढ़का बाजार। निफ्टी 37 अंक गिरकर 17,850 के पास बंद। सेंसेक्स 150 अंक फिसला। बैंक, फाइनेंस, पीएसयूज और एफएमसीजी शेयरों में गिरावट ज्यादा। उम्मीद के मुताबिक रहे इंफोसिस और एचसीएल टेक के नतीजे। इंफोसिस का मुनाफा 9.5%, तो एचसीएल टेक का मुनाफा 17% से ज्यादा बढ़ा। और ऑटो एक्सपो में मारुति ने आज 2 नई एसयूवीज की पेश। जिमनी और फ्रॉन्क से उठाया पर्दा। वहीं एमजी ने नीले रंग में अपनी हाइड्रोजन कार एमजी यूनिक 7 रखी सामने। तो ये थी हेडलाइंस। अब जरा दिन भर क्या हुआ ये कहानी आपको बताते हैं टॉप न्यूज में। तो कर्नाटक के हुबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है। यहां पीएम मोदी के रोड शो के दौरान एक युवक अचानक उनकी तरफ दौड़ता है और पीएम के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। सुरक्षा में तैनात एसपीजी के अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। दरअसल युवक प्रधानमंत्री को फूलों की माला पहनाना चाहता था। इसके लिए उसने बिना सोचे समझे एसपीजी का घेरा तोड़ दिया और पीएम मोदी तक पहुंच गया। इसे देखते हुए एसपीजी कमांडो तुरंत हरकत में आए और युवक को पीएम से दूर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उद्घाटन करने के लिए कर्नाटक पहुंचे थे। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर होने वाला यह प्रोग्राम 12 से 16 जनवरी तक चलेगा। आम आदमी पार्टी को 164 करोड़ रुपए की वसूली के नोटिस पर घमासान मचा हुआ है। पॉलिटिकल एड को लेकर आम आदमी पार्टी को सूचना और प्रचार निदेशालय यानी कि डीआईपी का नोटिस आया है। दरअसल दिल्ली के एलजी के आदेश पर आम आदमी पार्टी को 164 करोड़ की वसूली का नोटिस भेजा गया है। आम आदमी पार्टी पर सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक प्रचार का आरोप है। नोटिस में आम आदमी पार्टी को पैसे जमा करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर आपने पैसे जमा नहीं कराए तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आम आदमी पार्टी ने पैसे नहीं चुकाए तो पार्टी की संपत्ति की कुर्की की जा सकती है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब अपनी मंजिल के करीब है। राहुल गांधी 30 जनवरी को श्रीनगर में तिरंगा फहराएंगे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए समान विचारधारा वाले 21 विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया है। लेकिन इस लिस्ट से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से लेकर केसीआर की बीआरएस और एचडी देवगौड़ा की जेडीएस सहित कई विपक्षी दलों को न्योता नहीं भेजा गया है। खड़गे ने टीएमसी, जेएमएम, एसपी, बीएसपी, आरजेडी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, सीपीएम, एनसीपी, डीएमके, टीडीपी, एनसी और पीडीपी जैसे विपक्षी नेताओं को न्योता भेजा है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पर्सनल गन रखने का लाइसेंस दे दिया गया है। नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद पर उनकी टिप्पणियों के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। नुपुर शर्मा ने बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। नुपुर शर्मा को बंदूक का लाइसेंस मिलने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि इससे पता चलता है कि मोदी राज में हर किसी को बंदूक के लाइसेंस की जरूरत होगी। वहीं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि अगर नुपुर शर्मा 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली से चुनाव लड़ती हैं तो उन्हें आश्चर्य नहीं होगा।
आर्मी डे से पहले थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने राजधानी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। थल सेना प्रमुख ने बताया कि उत्तरी सीमा पर स्थित कंट्रोल में जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। आर्मी चीफ ने यह भी साफ कहा कि चीन से सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर लगातार बातचीत हो रही है, स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की सेना हर मुश्किल, हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। वहीं जम्मू कश्मीर में हुए सीज फायर को लेकर आर्मी चीफ मनोज पांडे का कहना है यहां भी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। हालांकि सीमा पार से आतंकवाद को पूरा समर्थन अब भी मिल रहा है। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। तो कवर स्टोरी जुड़ी है आज हमारी सीपीआई से जुड़े हुए आंकड़ों की। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है। दिसंबर महीने में महंगाई घटकर 1 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। आज जारी हुए सीपीआई आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई दिसंबर में 5.72% पर आ गई है। आपको बताएं कि नवंबर में रिटेल महंगाई 5.88% पर रही थी। यह लगातार दूसरा महीना है जब आप महंगाई आरबीआई के 2 से 6% के जो कंफर्ट जोन है उसमें है। महंगाई में गिरावट की मुख्य वजहों को देखें तो दिसंबर में खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी कमी देखने को मिली। दिसंबर में खाद्य वस्तुओं की महंगाई 4.19% रही, जबकि नवंबर में यह 4.67% पर थी। आपको बताएं कि फूड बास्केट सीपीआई बास्केट का 40% है। दिसंबर में दालों की महंगाई दर 3.15% से बढ़कर 3.89% हो गई। वहीं कपड़े, जूते, चप्पल की महंगाई दर 9.83% से घटकर 9.58% पर आ गई। सब्जियों के दाम -8.08 से घटकर -15.08% पर पहुंच गए। वहीं जहां एक तरफ ज्यादातर मोर्चों पर राहत मिली है, वहीं दालों की महंगाई दर 3.15% से बढ़कर 3.89% हो गई। इसी तरह बिजली, ईंधन महंगाई दर 10.62% से बढ़कर 10.97% पर पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में महंगाई पर राहत जारी रह सकती है। आपको बताएं कि सरकार ने आरबीआई को रिटेल महंगाई को मार्च 2026 तक 4% के स्तर पर रखने को कहा है, जिसमें 2% का मार्जिन रखा गया है। और सीपीआई के मोर्चे पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी राहत की खबर आई है। यहां पर भी दिसंबर महीने में साल दर साल के लिहाज से सीपीआई 7.1% से घटकर 6.5% पर पहुंच गई है। वहीं महीने दर महीने के आंकड़ों को देखें तो यूएस में सीपीआई 0.1% से घटकर -0.1% पर पहुंच गई है। यहां कोर सीपीआई 6% से घटकर 5.7% पर पहुंच गई है। भारत के बाद यूएस में महंगाई घटने से क्या वाकई अब ये संकेत मिल रहे हैं कि अब महंगाई के मोर्चे पर अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है और ये राहत आगे भी क्या जारी रहेगी? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ऑयस्टर कैपिटल के फाउंडर और सीईओ अतुल जोशी जी जुड़ चुके हैं। जोशी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत से लेकर अमेरिका तक ये थोड़ी राहत की बात हम देख रहे हैं महंगाई के आंकड़ों में, लेकिन क्या हम इस स्थिति में हैं कि हम ये कह पाएं कि पीक जा चुका है, अब हम ट्रैजेक्टरी डिक्लाइनिंग देखेंगे? डेफिनेटली यस, मेरे ख्याल से ये लगभग पीक ही है। इसमें सिर्फ एक जो अपवाद हो सकता है वो होता है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। अगर हम यूक्रेन की परिस्थिति देखें तो बाय एंड लार्ज सब लोगों ने उसको डिस्काउंट कर चुके हैं, प्राइसिंग में आ चुका है। लेकिन अगर कहीं और कोई मोर्चा खुल जाता है युद्ध का, जैसे कि ताइवान एक चीज है, वैसे ही कोसोवो का जो अभी इश्यू चल रहा है वो एक है, और टर्की में जो है वो एक, ये 3-4 जो बहुत बड़े बड़े जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव जोन्स है, उसमें अगर कहीं पे कुछ भी जो हम सोच नहीं सकते ऐसा कुछ हो जावे तो क्रूड की प्राइसेस और मेटल की प्राइसेस काफी ऊपर जा सकती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अदरवाइज मेरे ख्याल से इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि पूरा जो इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, वो काफी काबू में आ चुका है और स्टेबलाइज हो चुका है। यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाने की परिस्थिति बहुत ज्यादा नहीं है, और जो भी होगा वो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी में समिट हो जाएगा, नहीं कि परमानेंट इंक्रीज हम देख पाए। तो मेरे ख्याल से ये हम कह सकते हैं बहुत सेफली
कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को छोड़ के हम अभी पीक पे है। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक चीज देखिए सर हमने कि खाने पीने की चीजों की महंगाई तो कम हुई है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट ड्रिवन कम और फोर्स ज्यादा है। फोर्स से मतलब मेरा कि जैसे खाद्य तेल के महंगाई के लिए सरकार को डंडा चलाना पड़ा, चावल दाल और दूसरे अनाज की कीमतों के लिए सरकार को पॉलिसी लानी पड़ी, तो लगा कि ये मार्केट ड्रिवन कम और फोर्स ज्यादा है। तो क्या अभी भी सरकार को नियंत्रण रखना होगा या अब ये उस स्थिति में पहुंच चुकी है कि ऑटोमेटिकली ड्राइव हो जाएगा? देखिए, इसमें दो पहलू है। एक पहलू यह है कि जो गवर्नमेंट कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं। अगर गवर्नमेंट खाना दे रही है तो मार्केट में वो डिमांड नहीं आना चाहिए। अब 80 करोड़ लोग कौन है, क्या है, उनको मिलता है नहीं मिलता है, वो एक सब्जेक्ट है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कहती है और अगर वो सच है तो 80 करोड़ लोगों का डिमांड कम हो गया, चाहे वो चावल हो, चाहे सीरियल्स हो, चाहे पल्सीज हो, कुछ भी हो, ऑयल इंक्लूडेड। तो वो एक बहुत बड़ा पहलू है कि जिसकी वजह से रिटेल डिमांड शायद कम हो चुका है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से देखें, जो दूसरा पहलू है वो ये है कि डेफिनेटली राइस का ये टाइम का जो हमारा सोइंग है वो काफी कम हुआ था। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ईस्टर्न यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, वहां पे राइस की इतनी हमको जो एक्सपेक्टेशन था कि इतना हमारा उपज आएगी वो नहीं आ रही है। और अगर हम रबी क्रॉप के फिगर्स देखें तो जो 23 दिसंबर के फिगर्स है तो उसमें हर एक चीज में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हमको दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो फूड इन्फ्लेशन में जिसकी काफी इंपैक्ट पड़ी है, जो थोड़ा हाई 10% के ऊपर जिसकी रीडिंग आई है इन्फ्लेशन में, वो है सीरियल्स। और अगर हम सीरियल्स की स्पेसिफिक बात करें तो दिसंबर 23 तक उसमें जो एरिया अंडर कल्टीवेशन उसमें 6% की बढ़ोतरी हुई है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का ध्यान तो है ही है कि किस चीज पे हमको इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम करनी है, कहाँ पे हमको लोकल प्रोडक्शन बढ़ाना है और उसके लिए क्या इंसेंटिव्स। तो बहुत फोकस्ड वे में गवर्नमेंट हमारी प्रोडक्शन इंपोर्ट के ऊपर रिड्यूस करके हर एक चीज के ऊपर ध्यान देके, तो लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से फरवरी मार्च तक ये इन्फ्लेशन काफी काबू में आ जाएगा। लगभग 5.2% के आसपास आना चाहिए, ऐसा मेरा रीडिंग है। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट इंटरवेंशंस हैं वो भी जारी रहने चाहिए ताकि एक बेटर पेस मिल पाए महंगाई को काबू में लाने के लिए। अच्छा सर, हमने देखा कि अचानक से बीच में चीन, हाँ, यूं तो स्वाभाविक रूप से पहले से था एक बड़ा बॉटलनेक, लेकिन वहां पर जो कोविड के केसेस आए चीन में, वो एक सप्लाई बॉटलनेक एक गहरा गया वहां पर जो स्थिति है। अब वहां स्थिति लगातार सुधर रही है, लेकिन एक जो चिंता जिसकी जता रहे हैं, आशंका जता रहे हैं जो विशेषज्ञ, वो ये कि चीन अगर पूरी तरह से खुला तो फिर क्रूड और मेटल की डिमांड भी बढ़ेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि इन्फ्लेशन फिर बढ़ेगा? तो तलवार क्या अभी भी लटक रही है सर? नहीं नहीं सॉरी, देखिए क्या है कि चीन, अगर हम 2019 के आंकड़े देखें और 2022 के आंकड़े देखें तो देखिए चीन जो है उसने भी रशिया के साथ बायलैटरल डील किया हुआ है, उसने ईरान के साथ बायलैटरल डील किया हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो जो मार्केट में एग्जिस्टिंग स्टॉक और एग्जिस्टिंग सप्लाई उसको सकआउट कर रहा है। वो बेसिकली जो प्रोडक्शन जो मार्केट में नहीं आ रहा है, व्हाइट मार्केट, वो वहीं से सप्लाई ले रहा है ज्यादातर। तो मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं है कि क्रूड की प्राइस सडनली काफी शूट अप हो जावे। थोड़ा स्पेक्युलेटिव अपने को दिखेगा कि एक स्पाइक आ गया, लेकिन फिर से नॉर्मल हो जाएगा और इतना बड़ा भी स्पाइक नहीं होगा कि जिससे मार्केट में इंटरप्शंस आ जावे। मेटल्स की जब तक अगर बात की जाए तो चीन का भी जो वृद्धि दर है, इकोनॉमिक वृद्धि दर, जीडीपी का वृद्धि दर, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। लोगों को काफी प्रॉब्लम्स हुए हैं, उनकी खुद की कंजम्पशन कैपेसिटी कम हुई है। तो ऐसा नहीं है कि चीन में जो खुलने से सडनली बहुत बड़ा डिमांड मेटल्स का भी आ जाएगा। और चीन खुद बहुत बड़ा स्टॉकिस्ट है मेटल्स का, खास करके रॉ जो चीज कहते हैं ओर्स का, बहुत बड़ा स्टॉकिस्ट है। तो मेरे ख्याल से ऐसा वो भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि सडनली सब चीज की प्राइसेस बढ़ जावे। तो ये एक स्पेक्युलेटिव ट्रेंड अपने को दिख सकता है, लेकिन वो छोटा सा स्पाइक होगा और फिर से चीज नॉर्मल हो जाएगी। मेरे ख्याल से एग्जिस्टिंग लेवल्स के ऊपर लॉन्ग टर्म तक रहा है कि जो रिजर्व बैंक का जो दायरा है +-4, उसमें क्या सर हमें दायरे में रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉलिसीज पे काम करना होगा या कंफर्टेबली अपने आप ही +-4 के दायरे में आ जाएगी महंगाई सर? देखिए, रिजर्व बैंक का और मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन का जो सीपीआई इन्फ्लेशन उसका लेना देना बहुत कम है। ना तो इसकी वजह से फूड प्राइसेस कम हो गई कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, हमारी सप्लाई बढ़ गई तो अपने आप प्राइसेस कम हो गए।
इंपोर्ट में जो हम करते हैं, चाहे वो क्रूड हो चाहे और कोई चीज हो, वो सबकी प्राइसेस कम होगी, इन्फ्लेशन कम हो गया। तो मेरे ख्याल से आरबीआई अगर रेट नहीं भी बढ़ाता है तो भी वेरी क्लोज टू 5% के आसपास अप टू जून तक क्लियरली दिख रहा है कि इन्फ्लेशन कम ही रहेगा। अभी वापस 5.8 या 5.9 की हमको रीडिंग नहीं दिखेगी। तो आरबीआई कुछ करे ना करे, इन्फ्लेशन कम ही होना है। एक चीज जो आरबीआई कर सकती है वो है रुपये को स्टेबल रखे। अगर रुपये डेप्रिशिएट होता है तो इन्फ्लेशन डेफिनेटली बढ़ेगा। तो अगर आप कह रहे हैं कि आरबीआई कदम जो भी उठाए इन्फ्लेशन काबू में रहेगा, तो हालांकि थोड़ा सा मैं और चाहूंगा कि इस पर इसको आप इलैबोरेट करें, तो हम क्या ये माने कि नेक्स्ट पॉलिसी में दरों में बदलाव नहीं होगा, जारी रहेगा, या फिर एक पॉज विंडो तो कम से कम मिल गया होगा आरबीआई को? देखिए, आरबीआई 4% को टारगेट कर रहा है, ना कि 4 से 6 की रेंज। तो ओके। डेफिनेटली एक इंटरेस्ट रेट तो उन्होंने बढ़ाना ही है। और दूसरा है कि वो प्लेइंग टू द गैलरी है कि जब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए थे, अगर हम उनका पॉलिसी स्टेटमेंट देखें मार्च और अप्रैल में, जब उन्होंने अप्रैल में दो पॉलिसी के बीच में बढ़ाया, तो वो प्लेइंग टू द गैलरी टाइप का स्टेटमेंट था। उस मार्च में कह रहे थे सब जितने भी एमपीसी के मेंबर्स थे कि इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम नहीं है, हमको ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है। और सडनली 30 दिन के अंदर सारी की सारी चीजें चेंज हो गई, हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, काफी अग्रेसिव हो गए। तो जो क्रिटिसिज्म थी आरबीआई की, बिहाइंड द कर्व चल रहा था, इसके लिए उन्होंने काफी अग्रेसिव स्टैंड लिया। मेरे ख्याल से अभी भी वो 25 बेसिस पॉइंट तो डेफिनेटली बढ़ाएंगे फरवरी में, लेकिन उसके बाद में मेरे ख्याल से पॉज होगा, वो लगभग पीक होगी और उसके बाद में वहां ज्यादा टाइम आरबीआई नहीं टिक पाएगा। आरबीआई को जून के बाद, जून 2023 के बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट कम करने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रोथ का सिनेरियो ग्लोबल रिसेशन की जो फियर्स है उसके हिसाब से कम होते दिखेगा। तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करेगा 2023 के अंदर ही। सर, एक आखिरी सवाल अब मेरा रहेगा सर, क्योंकि आपने ग्लोबल रिसेशन का जिक्र किया। आप ग्लोबल माहौल अभी किस तरह का देखते हैं, और जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बार बार कहा जा रहा था उस मोर्चे पर क्या ग्लोबली आप, क्योंकि अमेरिका से अच्छे आंकड़े आए हैं महंगाई को लेकर, तो क्या आप देख रहे हैं कि ग्लोबली भी थोड़ा बॉटलनेक्स खुल रहे हैं, थोड़ा राहत हो रही है? देखिए, पूरी दुनिया को हम 3 हिस्सों में अगर बांट देते हैं तो सिचुएशन थोड़ी क्लीन दिखेगी। जैसे कि यूएस, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये जो कंट्रीज हैं वो सबका बाय एंड लार्ज रिसेशन या रिसेशन के काफी करीब, मतलब नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ या 0.5 के नीचे की ग्रोथ ये पूरे एरिया में अपने देखने को मिलेगी। दूसरा जो ब्लॉक है, रशिया, चाइना और पूरा साउथ ईस्ट एशिया और गल्फ, ये जो कंट्रीज है जिन्होंने रशिया के ऊपर कोई तरह की पाबंदी नहीं लगाई, तो वहां पे हमको ग्रोथ दिखेगा पॉजिटिव, और अच्छा ग्रोथ दिखेगा 3% से लेके 7% के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन हर एक कंट्री का खुद का कितना जीडीपी ग्रोथ का बेस है। और जो तीसरा जो सेक्टर है, तीसरा जो ज्योग्राफिकल डिवीजन है, वो है अफ्रीका और साउथ अमेरिका। वहां पे हमको हाइपर इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और नेगेटिव या बहुत कम सा जीडीपी ग्रोथ अपने को पूरे एरिया में देखने मिलेगा। तो ये अगर 3 चीज अगर हम साथ में रखते हैं तो ये दिखता है कि जो ग्रोथ आएगी, ग्लोबल ग्रोथ, वो एशिया और गल्फ से आएगी, ना कि यूरोप और अमेरिका से। चाहे वो कंजम्पशन हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विसेज हो, ये हमको मान के चलना है। और इसकी वजह से अगर हम ओवरऑल देखें कि क्रूड की प्राइसेस या मेटल की प्राइसेस मेरे ख्याल से काफी काबू में रहेंगी, फ्लैटिश या थोड़ा सा कंजम्पशन ड्रिवन डिमांड रह सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज फ्लैटिश रहेगा। थैंक यू सो मच सर। अतुल जोशी सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए और सीपीआई आंकड़ों पर अपना विश्लेषण दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी जुड़ी है आपकी सेहत से और आपकी नींद से। क्या आप रात भर वेब सीरीज देखने के लिए जगे रहते हैं, या फिर आप ठीक से नींद नहीं ले पाते कोई दूसरे कारणों की वजह से? अगर आप इन दोनों स्थिति में हैं तो आपको इस बारे में कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि अनहेल्दी स्लीपिंग पैटर्न्स अब आपके लिए डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल का खतरा बढ़ा सकते हैं। डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को लेकर आम धारणा यह है कि ये बीमारियां या तो जेनेटिक होती हैं या फिर आपके अनहेल्दी फूड पैटर्न की वजह से दिक्कतें बढ़ती हैं। लेकिन कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि अनहेल्दी स्लीपिंग पैटर्न की वजह से भी आपको ये बीमारी आपके शरीर में घर कर सकती हैं। हाल ही में हार्वर्ड हेल्थ जर्नल में प्रकाशित हुई
एक रिपोर्ट में इन खतरों के बारे में विस्तार से बताया गया है। 2009 में हुए एक एक्सपेरिमेंट में भी ये बात सामने आ चुकी है। इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जिन पुरुषों ने 6 घंटे से कम नींद ली उनमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। वहीं इस एक्सपेरिमेंट में शामिल होने वाली महिलाओं में समान नींद के घंटों के बावजूद खतरा कम दिखा। वहीं 2020 में हुई एक स्टडी में भी ये सामने आया कि अनहेल्दी स्लीपिंग पैटर्न की वजह से, यानी कि जो आप रेगुलर और सही और अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ गए। वहीं सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि सीडीसी का कहना है कि अनहेल्दी स्लीप से डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। सीडीसी के मुताबिक नींद को लेकर बरती जाने वाली लापरवाही या फिर रात में बार बार नींद का टूटना, जिसे स्लीप एपनिया कहा जाता है, इससे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये बढ़ाता है, जिससे ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है। 2009 की ही एक ऐसी स्टडी में सामने आया कि इंसोम्निया से जूझ रहे जो लोग हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज का खतरा दूसरों के मुकाबले ज्यादा था। स्टडी में यह भी सामने आया कि अगर आप प्री डायबिटीज के फेज में हैं तो अनहेल्दी स्लीपिंग पैटर्न से स्थिति और बिगड़ सकती है। अनहेल्दी स्लीपिंग पैटर्न से आपकी आंखों को भी खतरा है। ब्रिटेन में हुई एक स्टडी के मुताबिक कम या जरूरत से ज्यादा नींद लेना आपको ग्लोकोमा का शिकार बना सकता है, जिससे आपकी आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है। ऐसे में जरूरी यह है कि आप अपने अनहेल्दी स्लीपिंग पैटर्न्स को बदलें ताकि कम नींद की वजह से होने वाली दूसरी बीमारियों के साथ ही आपको डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कतें ना हो। चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर तरुण साहनी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, कम नींद लेना या अनहेल्दी जो पैटर्न होता है उसके क्या वाकई में कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज से उसका रिलेशन है सर? जो हम लोग स्लीप लेते हैं वो एक तरीके से हम सोचे हमारी बैटरीज चार्ज होने वाली हैं, तो इसलिए एक तो हमारी बॉडी को रिवाइव करने के लिए स्लीप इज इम्पॉर्टेंट। एंड अब जो स्टडीज आ रही हैं कि जो नॉर्मली अगर आप कोलेस्ट्रॉल की दवा देखेंगे, हम आपको बोलेंगे कि कोलेस्ट्रॉल की दवा आप रात को 10 बजे लीजिए या खाने के बाद लीजिए, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल का जो मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म होता है वो रात के टाइम होता है जब हम सो रहे होते हैं। तो इसलिए स्लीपिंग पैटर्न का कोलेस्ट्रॉल के साथ एब्सोल्युटली इंटरलिंक्ड है। एंड जो हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सारी चीजें अनहेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जुड़ी हैं। और अगर स्लीप पूरी नहीं मिल रही है तो वो भी एक हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है। सो डेफिनेटली स्लीपिंग पैटर्न अगर आपका ठीक होगा तो आपका शुगर का मैनेजमेंट ठीक होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल का मैनेजमेंट ठीक होगा, क्योंकि बॉडी को टाइम मिल जाता है उस पूरी साइकिल को रिकवरी में लाने के लिए। तो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। स्लीप इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल। अब ये जो पूरा स्लीप का पूरा इकोसिस्टम है सर, उसमें बहुत सारे मिथ्स जुड़े हुए हैं। कई लोग कहते हैं कि एक साउंड स्लीप अगर आपकी 5 घंटे की भी है, 6 घंटे की भी है, वो भी चलेगी। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि नहीं, जब तक आपने 7 से 8 घंटा अनइंटरप्टेड स्लीप नहीं ली तब तक काम नहीं चलेगा। फिर कई लोग ये भी कहते हैं कि 6 घंटा या 6 घंटे से 8 घंटा कुल मिलाकर होना चाहिए, यानी कि एक दिन में तो अलग अलग अगर आप शिफ्ट में सो रहे हैं तो कम से कम 8 घंटा ले लीजिए। तो इसका सिद्धांत क्या है सर? एक अच्छी नींद का मतलब क्या है? दो सिंपल पैरामीटर्स हैं। एक तो जो नॉर्मल रिकमेंडेशन है एनीथिंग बिटवीन 6 to 8 आवर्स। कई लोग 6 घंटे में भी ठीक हैं, कई लोगों में 8 घंटे में, बट ऑन एन एवरेज मोस्ट पीपल नीड, मतलब सबको 6 से 8 घंटे की नींद जरूरत है। दूसरा पैरामीटर देखने के लिए कि आपको नींद पूरी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, वो होता है कि आपको दिन में आपकी एनर्जी लेवल्स कैसी हैं। अगर आपकी दिन की एनर्जी लेवल बहुत अच्छी हैं और 6 घंटे में आपका काम चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग है। सो वन इज द रिफ्रेशिंग फीलिंग आफ्टर स्लीप, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली, मोस्ट एक्सपर्ट से कि 6 से 8 घंटे की नींद आपको जरूर मिलनी चाहिए। अगर आपको 6 घंटे मिल रही है, आप एनर्जेटिक हैं, दोपहर में भी काम कर रहे हैं, खाने के बाद भी एनर्जेटिक हैं, 6 आवर्स इज गुड इनफ।
कई लोगों में हमने सर देखा है दोपहर को सोने की एक प्रवृत्ति होती है। अब कामकाजी लोगों के बारे में तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो दिन में काम में मशगूल रहते हैं, लेकिन जो रिटायर्ड पर्सन्स हैं या जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कहा जाता है कि दिन में वो एक नींद अवश्य लेते हैं, आवश्यक रूप से लेते हैं। तो क्या दिन की नींद का कोई रिलेशन है आपकी ओवरऑल जो पूरा हेल्थ स्लीप का जो पैटर्न है? स्लीप पैटर्न में इंडिविजुअल वेरिएशन बहुत है, बट दोपहर में जो हम लोग मतलब एक और वर्ड यूज करते हैं पावर नैप, कि दोपहर में एक पावर नैप आप अगर लेंगे तो आप बहुत रिवाइव हो जाएंगे, विच इज राइट, क्योंकि बहुत लोगों को आदत है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मतलब सुबह में जल्दी उठ जाता हूँ और मैं रन के लिए जाऊंगा, जिम में जाऊंगा काम पे जाने से पहले। तो अगर मैं दोपहर में मुझे 5 मिनट का पावर नैप मिल जाए तो पूरी बॉडी की रिकवरी जो है एकदम एक्सपेडाइट हो जाती है। तो आफ्टरनून स्लीप short duration is good because it charges your batteries, it refreshes you for the rest of the day, and it is not a bad thing. एक और जो सर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को फेस होती है वो ये होती है कि 8 घंटा तो उनके पास है सोने का समय, लेकिन स्लीप एपनिया का शिकार होते हैं, हर 2 घंटे में नींद खुल जाना। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? नहीं, स्लीप एपनिया बहुत सालों तक हम लोग इंडिया में मानते नहीं थे कि हम इंडियंस को भी स्लीप एपनिया है। वी थॉट ये एक वेस्टर्न प्रॉब्लम है और वेस्ट वाले लोगों को ये इश्यू ज्यादा है, बट इंडिया में हम देख रहे हैं कि स्लीप एपनिया बहुत कॉमन है। और आजकल एक एक छोटी छोटी शहरों में भी कंपनीज स्लीप टेस्ट करा देती हैं। उस स्लीप टेस्ट में हमें डिफाइन हो जाता है कि इसको स्लीप एपनिया है। स्लीप एपनिया का मतलब है सोने के टाइम हमारे सारे मुंह के बॉडी के मसल्स जो हैं वीक हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। जब वो रिलैक्स होते हैं तो हमारा जो सांस लेने का एरिया है जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, वहां पे वो ऑब्स्ट्रक्शन करता है, इसीलिए उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। जब वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है फॉर अ वेरी फ्यू माइक्रो सेकेंड्स आपकी स्लीप रुक जाती है, जिसको हम एपनिया बोलते हैं, ये सांस रुक गया है और आप फिर अचानक झटके से उठते हैं। पीपल जिनको ये स्लीप एपनिया होती है वो ड्यूरिंग द डे उनको डेफिनेटली नींद आएगी, उनकी एक्टिविटी लेवल बहुत कम होगी। एंड बहुत सालों तक स्लीप एपनिया को हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे, बट अब बहुत कंपनीज हैं एंड फॉर 25-30,000 रुपीज एक आप स्लीप एपनिया मशीन ले सकते हो और उसके साथ आप रात को सो जाओ और आपका जो है एपनिया खत्म हो जाएगा, आपकी स्लीप 100 टाइम्स मोर रिफ्रेश होगी। सो अगर आपको शक हो रहा है कि यार मेरी नींद पूरी, मैं 6 घंटे सो रहा हूँ, 8 घंटे सो रहा हूँ, बट मैं रिफ्रेश नहीं हूँ, तो हो सकता है कि आप स्लीप एपनिया के शिकार हों और आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करेंगे, वो जानकारी करके आपको गाइड कर देंगे। बिल्कुल सर। और एक जुड़ा हुआ सवाल, नींद से तो नहीं लेकिन दवाइयों से जुड़ा सवाल ज़रूर है, जो आपने कहा था कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई जो है हम इसीलिए रात में देते हैं क्योंकि उससे नींद का रिलेशन है। कई लोग हमने देखा है कि इस दवाई का पैटर्न बदल देते हैं, इस तरह से दिन में खाना शुरू कर देते हैं, तो क्या उन पे वो काम नहीं करेगी? नहीं, इतनी मतलब काम करेगी बट नॉट एज एफिशिएंटली एज, मतलब हर चीज का राइट टाइम होता है। अगर राइट टाइम में नहीं करेंगे तो जितना इफेक्ट होना चाहिए उतना इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा नहीं एक्ट करेगा, मेटाबोलाइज होगा, बट रात को सोते टाइम अगर आप लेंगे तो उसका मेटाबॉलिज्म लिवर में ज्यादा इफेक्टिव होगा इंस्टेड ऑफ ड्यूरिंग द डे। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए और नींद से जुड़ी हुई इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। थैंक यू सो मच सर। बासमती चावल के नाम पर ग्राहकों को ठगने वालों पर लगाम कसने के लिए सरकार अब एक्शन में आ गई है। फूड सेफ्टी रेगुलेटर फसाई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में बासमती चावल में केमिकल्स और कलर के मिलावट को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि ग्राहकों के हित में सारे कदम उठाए जाएंगे। फसाई का यह नोटिफिकेशन 1 अगस्त से लागू होगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, क्या कहती है सरकार की नई प्लानिंग, और जो नकली बासमती चावल का प्रॉब्लम है क्या वो इससे एड्रेस हो रहा है? बिल्कुल दीपक, ये बहुत बड़ा फैसला है और पहली बार फसाई ने एक स्टैंडर्ड तय किया है बासमती राइस का। और अब सबसे पहले खबर ये है जो अभी आपने बताया बहुत डिटेल में, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो बासमती चावल है उससे किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, ये कानूनी अपराध माना जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो बासमती चावल का जो साइज है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, कलर से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, कोई आर्टिफिशियल कलर उसमें नहीं मिलाया जाएगा,
फ्रेग्रेंस से, जो खुशबू आती है बासमती चावल से, उसके साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं होगा। वो जिस रूप में है, मतलब धान से चावल बनने की जो प्रक्रिया होगी, उसके बाद जो खुशबू होगी वही खुशबू मेंटेन रखना होगा, उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसको सख्त तौर पे मना कर दिया गया है। साइज, क्योंकि बासमती चावल आपने देखा होगा आमतौर पे लंबा साइज होता है, उसके साइज से किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होगा। पॉलिश नहीं किया जाएगा बासमती चावल को। और आप देखिए कि बासमती चावल के मार्केट में भारत की मोनोपोली है। हम जो ग्लोबल मार्केट में जो एक्सपोर्ट होता है या ग्लोबल मार्केट जो है बासमती का, उसमें 2/3 बासमती चावल की सप्लाई अकेले भारत से होती है। बहुत बड़ा मार्केट है भारत का, भारतीय बासमती चावल का ग्लोबल मार्केट में। और भारत, क्योंकि ये हिमालय के इलाके में इसकी खेती होती है बासमती चावल की, तो लिहाजा ये हमारी एक यूनिक कमोडिटी है और पूरी दुनिया में मशहूर है भारत का बासमती चावल। और इसीलिए आप देखिए कि हमारा जो चावल है बासमती चावल, वो प्रीमियम पे बिकता है। पाकिस्तान भी, भारत के बाद दूसरा बड़ा प्रोड्यूसर पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान से करीब करीब $100 के प्रीमियम पर अभी भी भारत का बासमती ग्लोबल मार्केट में बिक रहा है। तो लिहाजा ग्लोबल मार्केट के कंज्यूमर और घरेलू बाजार के कंज्यूमर के हितों को ध्यान में रखते हुए फसाई ने अब तय कर दिया है कि अब इसकी ओरिजिनलिटी से किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं होगा और जिस रूप में बासमती चावल बनेगा, जो नेचुरल बनेगा, वही आपकी थाली तक पहुंचेगा। तो मतलब जो दर्शक इस वक्त हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए अच्छी बात यह है, कई बार हम आप दीपक खुद जाते हैं जब खरीदने बासमती चावल, तो हमारे मन में एक कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं हम क्या खरीद रहे हैं, हम ओरिजिनल खरीद भी रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं। ये शंका अब हमारे आपके मन में नहीं रहेगा। अगस्त 2023 से इसे पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया जाए। बिल्कुल सही आपने कहा। और आम किचन्स में बड़े महंगे महंगे चावल लोग लेकर आ जाते हैं क्योंकि उनमें खुशबू आ रही होती है, लेकिन पकाने के बाद वो खुशबू गायब हो जाती है। तो अक्सर हमारे दिल में आता है कि क्या ये खुशबू आर्टिफिशियल थी, कृत्रिम थी, जो पकने के बाद गायब हो गई, क्या इसकी ये नेचुरल खुशबू थी? तो इस पर अब बहुत जबरदस्त तरीके से सरकार ने लगाम लगाने की कोशिश की है। 1 अगस्त से ये नियम लागू हो जाएंगे और अब आपको शुद्ध बासमती अगर मिलने जा रहा है तो वो अब मिलने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो 2023 की। एक्सपो के दूसरे दिन टाटा ने हैरियर ईवी, सियरा ईवी के अलावा कर्व वी और ऑटो एक्सपो में दूसरी गाड़ियां जो दूसरे ब्रांड्स हैं उन्होंने भी पेश की हैं। क्या इन गाड़ियों की खासियत, खास तौर से टाटा की अगर बात करें तो कौन सी रेंज इस बार टाटा ने पेश की है, देखिए हमारे संवाददाता अमरीश पांडे की रिपोर्ट। ऑटो एक्सपो में बात करते हैं टाटा की, तो टाटा जो कि देश का सबसे बड़ा कार निर्माता है, कम से कम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नाम पर, उसने 3 गाड़ियों को अनवील किया है। जो सबसे पहली गाड़ी जो आपके ठीक सामने दिख रही है वो है कर्व वी। कर्व को अगर बात करते हैं तो ऑटो एक्सपो में इसमें जो इसको अनवील किया है उसमें इसमें टर्बो पेट्रोल पावर ट्रेन का इंजन ऑप्शन उपलब्ध है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके मार्केट में उपलब्ध होने की, तो ये 2024 में इसकी बिक्री शुरू हो सकती है। अगर इस गाड़ी की डिज़ाइन की बात करें तो जिस तरह आपको साफ दिख रहा है कि गाड़ी जो है फ्यूचरिस्टिक SUV कूप डिज़ाइन, यानी कि बिल्कुल भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। एरोडायनेमिकली बिल्कुल स्लीक बनाया गया है ताकि हवा का जो विरोध है वो सबसे कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड ये अटेन कर पाए ताकि एनर्जी का कंजम्पशन कम हो। अगर हम इसकी जो खूबियों की बात करते हैं तो जो सबसे शानदार जो चीज़ है इसका सामने से इसका लुक है। लुक अगर देखते हैं तो बिल्कुल इसकी जो ग्रिल्स हैं वो इतनी आकर्षक बनाई गई हैं ताकि जो हवा का विरोध है वो भी इसको कम देखना पड़े। इसके साथ साथ तमाम जो आकर्षण है और जो इसका लोगो है वो भी उभर कर बाहर आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा LED का जो पूरा एक पैनल है वो इसके नीचे आप देख सकते हैं। साथ साथ गाड़ी की अगर सामने से बात करते हैं तो गाड़ी में 4 सीटिंग है। इसके अलावा जितनी भी अत्याधुनिक सुविधाएं गाड़ी के भीतर हो सकती हैं एक कंप्लीट SUV के भीतर, वो इस गाड़ी में दी गई हैं। ग्राउंड क्लियरेंस देखिए तो ग्राउंड क्लियरेंस भी इतना है कि किसी भी इंडियन रोड को ये क्रॉस कर सकती है, जा सकती है, ताकि किसी भी पावर ट्रेन में, किसी भी टेरेन में इसको चलाने में आपको असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। साथ साथ इसके अलावा भी टाटा ने दूसरी जो गाड़ी अनवील की है या फिर शोकेस की है ऑटो एक्सपो में, वो है टाटा सियरा। सियरा की अगर बात करते हैं तो ये लगभग 5 डोर लेआउट, यानी कि 2 दरवाजे आगे, 2 बीच में और 1 पीछे, ये 2
के लेआउट में इसको बनाया है। साथ साथ जो इसकी ग्रिल है वो पूरी तरीके से बंद ग्रिल है और एक बड़ा बम्पर इसके साथ कंपनी ने दिया है। अगर हम बात करते हैं जिसके जो हेडलैम्प्स की, तो बड़ा एक क्रोम स्ट्राइप का जो जुड़े हेडलैम्प्स हैं और रियर में एक बड़ा ग्लास है ताकि जो रियर व्यू है आपको वो प्रॉपर मिल सके, यानी कि गाड़ी को चलाने में किसी भी तरीके की असुविधा ना हो और पीछे भी उसके व्यू में आपको कोई असुविधा ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया। तो कुल मिलाकर कर्व और सिएरा इन दोनों को अगर आप देखते हैं तो इसमें सारी वो खूबियाँ हैं जो कि आपको एक एडवांस, एक हाईटेक, एक फ्यूचरिस्टिक गाड़ी के साथ देखने को मिलती हैं या फिर आपको चाहिए होती हैं। इसके साथ ही गाड़ी जो तीसरी गाड़ी है वो है हैरियर ईवी की अगर बात करते हैं तो हैरियर ऑलरेडी इस समय बाज़ारों में उपलब्ध है और उसी हैरियर को अपलिफ्ट करके कंपनी ने ईवी मॉडल में, ईवी वेरिएंट में, ईवी अवतार में उसको उतारा है। जेन 2 ईवी आर्किटेक्चर पर आधारित है पूरी गाड़ी, जिससे इसको ज़्यादा बेहतर रेंज, ज़्यादा बेहतर पावर, ज़्यादा बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस और जो इसकी लुक है वो क्लोज्ड ग्रिल के साथ है, यानी कि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए जिस तरह की गाड़ी आपने कभी फिल्मों में देखी होगी उस तरह की गाड़ी को ये बनाया गया है। साथ साथ नए जो लैंप्स हैं वो स्प्लिट हेडलैम्प्स का पूरा सेटअप है। इसके अलावा जो टेल लैंप है वो भी बिल्कुल अपडेटेड है, जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा कि जो टेल लैंप है बहुत ही आकर्षक हैं। इसके साथ गाड़ी की जो पूरी बनावट है वो एक नया एक्सपीरियंस, एक नया लुक देती है गाड़ी को। तो कुल मिलाकर गाड़ी, जितनी भी तीनों गाड़ियां टाटा ने लॉन्च की हैं उन सबको अगर देखते हैं तो एक नया एक्सक्लूसिव ऑल व्हील ड्राइव आपको मिलेगा और साथ साथ पर्यावरण को बचाने का एक संदेश भी टाटा की तरफ से आ रहा है, यानी कि आपको जो फॉसिल फ्यूल है उससे आप हट के जो नई गाड़ियां हैं उसको लगातार ईवी में देख सकते हैं। इसके अलावा टाटा ने अपनी जो रेंज है उसमें तमाम जो ऑटो ट्रक्स, इसके अलावा 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, इन सब में जो गाड़ियां लॉन्च की हैं वो ईवी को लेकर ज़्यादा फोकस्ड है और टाटा का यही कहना है कि जिस तरह से वो नंबर 1 है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नाम पे, वो आगे आने वाले दिनों में और भी इस तरह के नए इनोवेशंस, नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि गाड़ियाँ ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ और ज़्यादा उनके अंदर खूबियाँ दिखती रहें। ऑटो एक्सपो में अनंत के साथ अमरीश पांडे। और ऑटो एक्सपो में इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप कंपनी लाइगर मोबिलिटी ने अपना पहला ऐसा स्कूटर पेश किया है जो दुनिया का पहला ऐसा स्कूटर है जो सेल्फ बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इस स्कूटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमरीश पांडे ने। लाइगर मोबिलिटी ने आपकी सारी समस्याओं का एक सलूशन दिया है। आमतौर पर आपने देखा होगा जब भी हम स्कूटर चलाते हैं या ज़्यादातर महिलाओं को स्कूटर चलाते वक्त देखा होगा, जब वो लो स्पीड में होती हैं तो या तो गाड़ी रोकने के लिए, ये गाड़ी की स्पीड को या उसको बैलेंस करने के लिए वो अपने पैर आगे बढ़ाते हैं। उसको लेकर बहुत सारे मीम्स आपने सोशल मीडिया में देखे होंगे, लेकिन अब वो समस्या शायद कभी नहीं आई, क्योंकि लाइगर का ये कहना है कि उन्होंने जो स्कूटर डिज़ाइन किया है उसमें ऑटो बैलेंसिंग का सिस्टम है, यानी कि वो गाड़ी अपने आप अगर लो स्पीड में होगी तो जब तक आप चाहें उस सेल्फ कंट्रोल बटन से उसको सेल्फ बैलेंसिंग या फिर ऑटो बैलेंसिंग मोड में रख सकते हैं। इसके साथ साथ गाड़ी के 2 मॉडल्स कंपनी ने बनाए हैं। पहला तो लाइगर एक्स है, इसके साथ साथ लाइगर एक्स प्लस, और दोनों ही गाड़ियों में एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो लाइगर एक्स प्लस है उसमें बैटरी थोड़ी ज़्यादा बेहतर है, यानी कि 100 किलोमीटर तक की रेंज में चलने वाली बैटरी है, और लाइगर एक्स जो है वो 60 किलोमीटर की रेंज चल सकती है। इसके अलावा होम चार्जिंग लगभग 5 घंटे में वो बैटरी 80% तक फुल चार्ज हो सकती है। साथ साथ कंपनी आगे भी इसके और नए वेरिएंट्स पर लगातार काम कर रही है। अगर हम इसके ऑटो बैलेंसिंग फीचर की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने ये गाड़ी खड़ी है, लो स्पीड पर इसने थोड़ा सा मोशन किया और अब ये गाड़ी ऑटोमेटिकली बिना चालक का पैर नीचे किए हुए अपने आप को सीधा रखे हुए, इसको कोई भी सपोर्ट कहीं से भी नहीं दिया गया और ये गाड़ी बिल्कुल स्टैटिक है, अपनी पोजीशन पे है और ये तब तक रह सकती है जब तक कि आप इसको खुद उस ऑटो बैलेंसिंग मोड से हटाते नहीं हैं। यानी कि दोनों तरीके के मोड हैं, जो नॉर्मल स्कूटर में होता है वो भी, इसके अलावा ऑटो बैलेंसिंग का मोड भी, और लाइगर की यही स्पेशलिटी लाइगर बनाती है। हमारे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हैं कंपनी के फाउंडर मिस्टर उपाध्याय जी। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस तरह का जो थॉट था इसको ऑटो बैलेंसिंग के लिए, ये आपके जहन में आया कैसे? टू व्हीलर्स तो एक्चुअली 2 चीज़ें हैं। एक तो जब आप राइड कर रहे हैं स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में, तो वहाँ पे पैर नीचे रखने से जो कांस्टेंट राइडर्स को जो कंफर्ट का जो प्रॉब्लम है, वहाँ से एक थॉट आया था। दूसरा ये कि
आप देखेंगे कार्स काफ़ी एडवांस जाती हैं इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी। टू व्हीलर्स में थोड़ा इंक्रीमेंटल चेंजेस था अभी तक, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। प्लस लर्नर्स के लिए, तो इनफैक्ट मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे मेरी मदर जब चलाना सीख रही थी तो कॉन्फिडेंस आया उन्हें और उन्होंने मुझे बिठा के चलाया, बट इतना अच्छे से नहीं आया था तो मैं गिरा और उसके बाद मुझे भी चोटें वगैरह लगी थी। सो आई रियलाइज़ कि लर्निंग के लिए एक ऐसा कुछ होना चाहिए जहाँ पे बैलेंसिंग के कारण लर्नर्स कैन गेट दैट कॉन्फिडेंस इनिशियली, और उससे ये होगा कि कम स्पीड पे और बैलेंसिंग के साथ लोग ज़्यादा लोग एक्चुअली टू व्हीलर्स यूज़ कर पाएंगे। सो दिस कुड ऑल्सो बी द फर्स्ट टू व्हीलर फॉर मैनी पीपल जिनको आता नहीं गाड़ी चलाना। लोकल कम्यूटेशन है उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट करके आप अपने पैसे तो बचा ही सकते हैं, इसलिए आपके लिए लाइगर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कैमरामैन अनंत के साथ अमरीश पांडे, ऑटो एक्सपो से। और इधर किया इंडिया ने ऑटो एक्सपो 2023 में अपनी नई इलेक्ट्रिक कार किया कॉन्सेप्ट EV9 को पेश कर दिया है। इस कार को पहली बार 2021 लॉस एंजल्स मोटर शो में दुनिया के सामने पेश किया गया था, लेकिन ये पहली बार है जब ब्रांड ने मॉडल के डिजाइन और खूबियों से पर्दा उठाया है। इसके अलावा ऑटो एक्सपो 2023 में कंपनी ने KA4 प्रीमियम MPV से भी पर्दा उठाया है। KA4 को कई अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में 2022 की शुरुआत में पेश किया गया था। ऑटो एक्सपो में किया ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए जितने भी एडवांसमेंट किए अपनी गाड़ियों में उस पे से पर्दा उठाया है, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं वो गाड़ी, ये है किया की भविष्य की गाड़ी EV9, यानी कि वो गाड़ी जो कि आगे जाकर शायद सड़कों पर आए, लेकिन फिलहाल ये कॉन्सेप्ट व्हीकल है और ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक है। जो कॉन्सेप्ट उसका है उसके अनुसार ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक है, और लग्जरी सेडान गाड़ी में, लग्जरी SUV गाड़ी में इसके रूप में इसको आप देख सकते हैं। जिस तरह के डिज़ाइन है आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी डिज़ाइन है। गाड़ी में बहुत सारे ऐसे कर्व्स हैं जो कि आपको आकर्षित करेंगे। इसके अलावा जो व्हील बेस है वो भी आप देख सकते हैं इतना शानदार है ताकि ये किसी भी तरीके की भारतीय सड़कों पर आ सकती है, चल सकती है। इसके अलावा गाड़ी के अगर हम कलर्स की बात करते तो जो ड्यूअल टोन दिया गया है ब्लैक एंड ब्लू का, वो बहुत आकर्षित करता है। गाड़ी में जितनी भी लाइटिंग्स हैं वो पूरी तरीके से LED की तरह दी हैं ताकि वो गाड़ी से कम बैटरी को है कंज्यूम करती हैं। इसके अलावा जो भी अलर्ट्स हैं वो गाड़ी में तमाम ऐसे हैं ताकि वो ग्राहक, जो ड्राइवर है उसके, पैसेंजर है उसके, और जो बाकी जो लोग हैं उनके कंफर्ट को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। गाड़ी को अंदर से अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस दिख रही है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी में भविष्य की सभी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से ऑल न्यू एक्सपीरियंस देने को तैयार है। इसके साथ साथ दूसरी जो गाड़ी है किया की, वो है कैरेंस का अपग्रेडेड वर्जन, ये है KA4। इस गाड़ी में जो मौजूदा गाड़ी है उससे ज़्यादा एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। इसके साथ साथ अभी फ़िलहाल ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन भविष्य में यानी कि 2025 तक ये भारत के सड़कों पर आ सकती है। इस गाड़ी में जो मौजूदा गाड़ी है उससे ज़्यादा एडवांस फीचर देने की कोशिश की है कंपनी ने, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं जो डुअल टोन है, ब्लैक एंड वाइट का फिनिश, ब्लैक एंड वाइट एंड सिल्वर का फिनिश, वो तमाम आपको इसमें जो है आकर्षित करेगा। साथ साथ ये जो सामने के जो ग्रिल्स हैं उनमें भी बदलाव किया गया है। क्रोम प्लेटेड ये ग्रिल्स हैं जो कि एक अलग ही लुक देते हैं गाड़ी को। और गाड़ी की अगर भीतर की बात करें तो 6 सीटर सेटिंग ऐसा यहाँ से दिख रही है, और तमाम सुविधाएं यानी कि ऑल कनेक्ट गाड़ी है ये, जो कि ऑटो एक्सपो में आज किया ने यहाँ अनवील की है। और ऑटो एक्सपो में लेक्सस ने अपनी इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट फ्यूचरिस्टिक कारों को भी पेश किया है। चलिए जानते हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे से इसकी खासियत। लग्जरी ब्रांड लेक्सस 2030 तक उसका फोकस है कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अडॉप्ट कर लेना है, और इसी उद्देश्य के साथ, इसी थीम के साथ भारत में लॉन्च किया इन्होंने ऑटो एक्सपो में RX 500H। ये है कंप्लीट ऑल न्यू SUV जो कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक है। अगर गाड़ी की स्पेसिफिकेशन करें तो जितनी भी लग्जरी सुविधाएं आपको सोच में आ सकती हैं वो सारी, जिसके लिए लग्जरी ब्रांड ये लेक्सस जाना जाता है, वो सारी इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। यानी कि ड्राइवर की सेफ्टी, पैसेंजर का कंफर्ट, ग्राउंड क्लियरेंस, गाड़ी की डिज़ाइनिंग, बैटरी,
ये तमाम जो चीज़ें हैं इसका पूरा फोकस किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें लेक्सस के दूसरे मॉडल्स की जो कि यहाँ पर हैं, तो उसमें ये एक मॉडल है जो कि ग्लोबली अवेलेबल है लेकिन इंडिया में नहीं है। और इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में ये गाड़ी आएगी अगले साल, लेकिन एक अपग्रेडेड वर्जन के साथ। LM दुनिया के बाकी हिस्सों में उपलब्ध है लेकिन भारत में नहीं है, और भारत में ये अगले साल आएगी अपग्रेडेड वर्जन के साथ। साथ साथ कंपनी का एक और प्लान है, ये जो गाड़ी है आपके पास इलेक्ट्रीफाइड, लेक्सस इलेक्ट्रीफाइड, इसको कंपनी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है 2025 तक। और 2025 तक आज जो ये कॉन्सेप्ट गाड़ी है 2025 तक ऑन रोड आपको देखने को मिल जाएगी, जिसको कि इन्होंने इलेक्ट्रीफाइड नाम दिया है LFZ। और जिस तरह का आप गाड़ी को देख रहे हैं, ये भविष्य को, इस तरह की गाड़ियाँ आपने सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में देखी होंगी, और वो गाड़ी अब आपको सड़कों पर नजर आएगी। और लेक्सस को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। वो एक और कॉन्सेप्ट कार है जो कि कंपनी का कहना है कि 2030-2050 को ध्यान में रखते हुए कहा गया है, लेकिन फिलहाल इसको हम सड़क पर लेकर आएंगे ऐसा कोई प्लान कंपनी का नहीं दिखता है। हाँ, ये ज़रूर है कि कंपनी इस तरह की गाड़ियाँ और बनाएगी, इस तरह की स्टडीज़, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट्स है वो और तैयार करेगी। और अगर भविष्य में इस तरह का रिक्वायरमेंट होता है तो इस तरह की गाड़ियाँ भी कंपनी जो है लेकर सड़कों पे आ सकती है। लेकिन पैसेंजर कंफर्ट के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी के लिए कंपनी का जो फोकस है वो लगातार है, और वो फोकस ही कंपनी लगातार बनाए रखना चाहती है। ऑटो एक्सपो से कैमरामैन अनंत के साथ अमरीश पांडे। स्मार्टफोन हमारी और आपकी जिंदगी में कुछ इस तरह घर कर गया है कि हर कोई मोबाइल में घुसा हुआ दिखता है। डेटा की माने तो हर भारतीय एक दिन में करीब 5 घंटे मोबाइल पर बिताता है। Data.ai की स्टेट ऑफ मोबाइल 2023 रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्टफोन का दखल हमारी जिंदगी में हर पहलू में बढ़ने लगा है। इससे खासकर बच्चों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। सफर के दौरान हो या घर पर, अक्सर लोग मोबाइल में घुसे हुए ही नजर आते हैं। 2022 में भारतीयों ने स्मार्टफोन पर हर दिन करीब 5 घंटे बिताए। भारतीय यूजर्स दुनिया में मोबाइल पर सबसे अधिक औसत घंटे बिताने वाले देशों की रैंकिंग में 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अगर स्मार्टफोन पर बिताए गए कुल समय को देखें तो भारतीयों ने कुल 0.75 अरब घंटे स्मार्टफोन देखते हुए बिताए हैं। ये आंकड़े सामने आए हैं Data.ai की स्टेट ऑफ मोबाइल 2023 रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल चीन में सबसे ज्यादा 111 अरब ऐप डाउनलोड किए गए। वहीं भारत में सालाना ऐप डाउनलोड की कुल संख्या 29 अरब की रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई है। ऐप डाउनलोड करने में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। वहीं कुल 12 अरब डाउनलोड के साथ अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा ऐप डाउनलोडर था। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में न सिर्फ डाउनलोड बढ़े हैं बल्कि स्मार्टफोन पर बिताया गया वक्त भी बढ़ा है। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि महंगाई बढ़ने से रहन सहन की लागत बढ़ी है। ऐसे में लोग गेमिंग पर खर्च में कटौती कर रहे हैं। गेमिंग खर्च साल दर साल की दर से 5% घटकर 110 अरब डॉलर हो गया है। इसके अलावा रिपोर्ट से पता चलता है कि मोबाइल पर वैश्विक विज्ञापन खर्च 2023 में 362 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। इसमें शॉर्ट वीडियो ऐप और यूट्यूब जैसे वीडियो शेयरिंग ऐप की अहम हिस्सेदारी होगी। ये तो बात हो गई कि किस तरह हर गुजरते दिन के साथ स्मार्टफोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेकिन इससे होने वाले नुकसानों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। खासकर बच्चों को स्मार्टफोन के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से बचाना होगा। मोबाइल का बेतहाशा इस्तेमाल उन्हें गुस्सैल और असभ्य बना रहा है। कनाडा में हुई एक रिसर्च में ये बात सामने आई है। रिसर्च के मुताबिक अगर आपका छोटा बच्चा 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन देखता है तो ये चिंताजनक है। बच्चा बड़ा होकर असभ्य हो सकता है। बच्चे को ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे बच्चों में ADHD का खतरा 5 से 7 गुना बढ़ जाता है। रिसर्च के मुताबिक बच्चे जितना वक्त स्क्रीन पर बिताते हैं वो हेल्दी एक्टिविटी से दूर हो जाते हैं। वो खेल कूद से दूर हो जाते हैं। बच्चों के मोबाइल पर लगे रहने का असर उनकी नींद पर भी पड़ता है। रिसर्च के मुताबिक प्री स्कूल से पहले बच्चों को 30 मिनट से ज्यादा स्क्रीन नहीं देखने देना चाहिए। हालांकि रिसर्चर्स का कहना है कि ये जरूरी नहीं है कि अपने बच्चों को पूरी तरह मोबाइल या गैजेट से दूर कर दें। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का इस्तेमाल कराना भी जरूरी है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे। वहीं कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि स्क्रीन टाइम पर बच्चों में ADHD होने से कोई सीधा संबंध सामने नहीं आया है, लेकिन उनका ये भी मानना है कि स्क्रीन टाइम कम कर दें तो बच्चों के हेल्थ के लिए बेहतर है। और स्क्रीन टाइम कम करना सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि वयस्कों के लिए भी ज्यादा जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बात बाजार की कर लेते हैं। लगातार तीसरे दिन बाजार में गिरावट देखी गई। एक्सपायरी के दिन बाजार लाल निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स 147 अंक फिसलकर 59,958 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 37 अंक फिसलकर 17,858 पर बंद हुआ। आज ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेत थे, लेकिन इसके बावजूद बाजार की शुरुआत दबाव के साथ हुई। आज बाजार 2.5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गए। आखिरी घंटे में हल्की रिकवरी दिखी, लेकिन इसके बावजूद बाजार अपने आप को हरे निशान में बदल नहीं पाए। अमेरिका के उत्तरी हिस्से में बर्फबारी के बाद अब कैलिफोर्निया तूफान और बाढ़ की चपेट में आ गया है। कई हिस्सों में सड़कें तबाह हो गई हैं, तो कहीं सैकड़ों घर अंधेरे में डूब गए हैं। बाढ़ में डूबे शहर, पानी में तैरती गाड़ियां, अंधेरे में डूबे घर। ये तस्वीर एक कैलिफोर्निया की है, जहां हाल ही में तेज तूफान के बाद तेज बारिश ने तबाही मचाई है। कैलिफोर्निया में तेज बारिश के बाद ऐसा सैलाब आया है कि लोगों के घरों से लेकर शहर तक पानी में डूब गए हैं। सड़कों में कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, लेकिन इस बारिश का सबसे ज्यादा नुकसान बिजली सप्लाई को हुआ है। करीब 3.5 लाख घर बिजली कट जाने के कारण अंधेरे में डूबे हुए हैं। हाल ही में आए तूफान के कारण कैलिफोर्निया के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई, जिसके बाद बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में 7 इंच तक बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जलवायु परिवर्तन के कारण ही हो रहा है। इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #ZIndia360 इस हैशटैग के जरिए हम तक जरूर पहुंचिए। नमस्कार।